दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सरकार ने ये कहते हुए बचा लिया कि ओम बिरला तो बहुत निष्पक्ष हैं। दोस्तों आपको बता दें कि ओम बिरला के खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव आया था। अविश्वास प्रस्ताव पर 118 सांसदों ने हस्ताक्षर किया था। लोकसभा में इसको लेकर 10 घंटे तक चर्चा हुई थी, बहस हुई थी, वोटिंग हुई थी। उसके बाद ध्वनि मत से अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया। जानते हैं ये अविश्वास प्रस्ताव क्यों खारिज हुआ? क्योंकि पूरी सरकार की जो लॉबी है वो ओम बिरला को बचाने में लगी हुई थी। खास तौर से गृह मंत्री शाह ने ओम बिरला की बहुत जबरदस्त तरीके से पैरवी की और बिरला की जो कुर्सी है वो बच गई। मात्र 118 सांसदों ने अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किया था। इसी वजह से बिरला की कुर्सी बच गई। लेकिन अब ज्ञानेश कुमार की कुर्सी नहीं बचेगी। दोस्तों ये लिख के ले लीजिए, ज्ञानेश कुमार की कुर्सी अब नहीं बचेगी क्योंकि आधे से ज्यादा सांसद ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हो गए हैं। अब ज्ञानेश कुमार को हटना ही होगा। ज्ञानेश कुमार की कुर्सी अब जाने वाली है। पूरी खबर पर हम विस्तार से बात करेंगे। आखिर में आपको यह भी बताएंगे कि अगर आप गैस की किल्लत से जूझ रहे हैं तो आपको गैस की किल्लत से परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार की तरफ से एक ऐसा फरमान आया है जिसके बाद आपको लाइन में लगकर सिलेंडर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये खुशखबरी मैं आपको आखिर में दूंगा। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे मिस्टर ज्ञानेश कुमार की। स्पीकर ओम बिरला उतने ही ज्यादा निष्पक्ष हैं जितने ईमानदार ये मिस्टर ज्ञानेश कुमार हैं। ज्ञानेश कुमार देश के ऐसे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त हैं जिनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, ओम बिरला के बाद अब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए नोटिस आ चुका है। 200 से ज्यादा सांसदों ने महाभियोग प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिया है। कहा जा रहा है कि 130 लोकसभा सांसदों और 63 राज्यसभा सांसदों ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। नियम के मुताबिक कम से कम 100 लोकसभा और 50 राज्यसभा सांसदों के हस्ताक्षर होने चाहिए। यह पहली बार है जो किसी सीईसी के खिलाफ इस तरह का सख्त कदम उठाया गया है। कहा जा रहा है कि अगर ज्ञानेश कुमार इस कुर्सी पर नहीं होते, अगर किसी दूसरे चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होती तो वो चुनाव आयुक्त अब तक शर्म के मारे, लोक लाज के मारे, नैतिकता के आधार पर वो कुर्सी छोड़ चुका होता। लेकिन ज्ञानेश कुमार में शर्म नहीं बची है, क्योंकि अगर इनके अंदर जरा भी शर्म होती तो महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही ये गद्दी छोड़ चुके होते। लेकिन ज्ञानेश कुमार के हौसले इतने ज्यादा बुलंद हैं कि ज्ञानेश कुमार को इस महाभियोग प्रस्ताव से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जानते हैं क्यों नहीं फर्क पड़ रहा है? क्योंकि गृह मंत्री शाह के बहुत ज्यादा फेवरेट हैं। जिस तरीके से गृह मंत्री शाह ने ओम बिरला को बचाने के लिए पूरी ताकत लगाई, सरकार ने पूरी ताकत लगाई, ठीक वैसे ही अब सरकार ज्ञानेश कुमार को बचाने में लग गई है। लेकिन दोस्तों आपको यहां बताना जरूरी है कि स्पीकर के केस में अविश्वास प्रस्ताव पर मात्र 118 सांसदों का हस्ताक्षर था, लेकिन महाभियोग प्रस्ताव पर 200 से ज्यादा सांसदों का हस्ताक्षर है। जानते हैं ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आरोप क्या लगाया गया है? विपक्षी पार्टियां ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 7 खास आरोप लिस्ट तैयार करेंगी, जिनमें भेदभावपूर्ण व्यवहार, इलेक्शन फ्रॉड की जांच में जानबूझकर रुकावट डालना, एसआईआर के जरिए बड़े पैमाने पर लोगों को वोट डालने के अधिकार से वंचित करना। तो इन पर सबसे बड़ा इल्जाम यही है कि इन्होंने इलेक्शन फ्रॉड की जांच में जानबूझकर रुकावट डाली है। भेदभावपूर्ण इनका व्यवहार है। जब विपक्ष के नेता कुछ गलती करते हैं तो उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो जाती है, लेकिन जब सत्ता पक्ष के लोग हेट स्पीच देते हैं रैलियों में तो उनको कोई भी नोटिस चुनाव आयोग की तरफ से नहीं आता है। जब से ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं उन्होंने कभी भी
सत्ता पक्ष के किसी भी सांसद के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की है। वहीं विपक्षी सांसदों नेताओं के खिलाफ लगातार नोटिस देने की कार्रवाई की गई है और इनके खिलाफ सबसे बड़ा इल्जाम तो यही है कि एसआईआर के जरिए बड़े पैमाने पर लोगों के वोट काटे गए हैं। अब तक चुनाव आयोग का काम होता था, जिस किसी नागरिक का वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो उसका नाम चढ़ाया जाता था, लेकिन ये पहले ऐसे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं जो खामियां निकालते हैं, नागरिकों के दस्तावेजों में खामियां निकालते हैं और एसआईआर करवाते हैं। कहा जा रहा है कि एसआईआर करवाने का फैसला चुनाव आयोग का नहीं था, सत्ताधारी पार्टी का था। और दोस्तों, आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का नियम भी इस सरकार ने बदल दिया है। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पैनल में सीजेआई को शामिल किया जाता था, लेकिन अब सीजेआई को हटाकर उस जगह पर कैबिनेट मंत्री को रख दिया गया, जिसकी उपज है ये ज्ञानेश कुमार। मोदी शाह के बेहद करीबी माने जाते हैं ज्ञानेश कुमार, और ज्ञानेश कुमार की प्रोफाइल तो ये भी है कि ये एक आईएएस अफसर थे, ये गृह मंत्रालय में भी काम कर चुके हैं। इनके कामकाज के तरीकों को देखते हुए मोदी शाह ने इन्हें मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया है। क्यों बना दिया है? क्योंकि ये बहुत वफादार थे, हर बात मोदी शाह की ये मानते हैं, कभी भी सरकार पर आंच नहीं आने देते हैं, इसीलिए इनको मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया है। तो वो मुख्य चुनाव आयुक्त किस काम का, वो चुनाव आयोग किस काम का, जो विपक्ष को नजरअंदाज कर दे, विपक्ष की बातों को तूल ही ना दे, विपक्ष की शिकायतों को नजरअंदाज कर दे। जब कोई चुनाव आयोग भेदभावपूर्ण व्यवहार करता है तो आप समझ जाइए कि वो लोकतंत्र के लिए खतरा होता है। चुनाव आयोग कोई छोटा मोटा पद नहीं है, चुनाव आयोग संवैधानिक पद है। संविधान के आर्टिकल 324 में इसका जिक्र है बकायदा कि चुनाव आयोग कैसा होना चाहिए। एक ही बड़ी शर्त है, वो निष्पक्ष होना चाहिए, ना पक्ष ना विपक्ष, वो निष्पक्ष होना चाहिए। लेकिन ज्ञानेश कुमार में ऐसे कोई गुण नहीं है, इनको तो बस चुनाव आयुक्त बना दिया गया है जिससे ये सरकार का भोंपू बजाते रहे। लेकिन अब ज्ञानेश कुमार की कुर्सी जो है वो खतरे में पड़ चुकी है। देश के ऐसे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए हैं जिन्हें अब महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जा रहा है, और 200 से ज्यादा सांसदों ने महाभियोग प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिया है। इसका मतलब यही हुआ कि अगर महाभियोग प्रस्ताव पास हो गया तो फिर इनकी कुर्सी चली जाएगी, और इस बार अगर ज्ञानेश कुमार हटेंगे तो फिर कोई नया चुनाव आयुक्त आएगा, और जब वो नया चुनाव आयुक्त आएगा तो जाहिर तौर पर वो इनसे ज्यादा निष्पक्ष होगा। एक सबक जरूरी है, एक नजीर पेश करनी जरूरी है, क्योंकि अगर महाभियोग प्रस्ताव नहीं आएगा तो जाहिर तौर पर ज्ञानेश कुमार जैसे जो चुनाव आयुक्त हैं उनके हौसले और ज्यादा बुलंद हो जाएंगे। दोस्तों, अब बात करेंगे ऊर्जा संकट की। ये तो आप सभी को मालूम है कि एलपीजी सिलेंडर को लेकर हमारे देश में इस समय हाहाकार मचा हुआ है। लोग खाली सिलेंडर लेकर गैस एजेंसी के बाहर लाइन में लगे हुए हैं। अब बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि वाकई गैस की किल्लत है, या फिर कालाबाजारी हो रही है, या फिर एलपीजी संकट है। ये बड़ा सवाल है। ये बड़ा सवाल इसलिए क्योंकि सरकार मानने को तैयार नहीं है कि देश में ऊर्जा संकट है, गैस का संकट है। ये बात सरकार मानने को तैयार नहीं है। यूपी के सीएम ने इस सिलसिले में एक बहुत बड़ा बयान दिया है। यूपी के सीएम ने जो बयान दिया है, अगर आप उसे सुनेंगे तो आप घर से खाली सिलेंडर लेकर नहीं भागेंगे। तो बयान क्या है, जरा सुनिएगा। उत्तर प्रदेश में डीजल पेट्रोल की कोई कमी नहीं, रसोई गैस की कमी से संबंधित अफवाहों से बचें। यदि कोई विकृत एजेंसी या निजी व्यक्ति कालाबाजारी जमाखोरी करते हुए पाया जाता है तो उसके विरुद्ध तत्काल एफआईआर दर्ज कर कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। आपकी सरकार हर परिस्थिति में आम जन की सुविधा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रतिबद्ध है। तो सरकार ये नहीं मान रही है कि ऊर्जा संकट है, गैस की कमी को सरकार सिरे से खारिज कर रही है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, ये फैसला आपको खुद करना है। एक खबर देखिए पहले, एलपीजी संकट का असर क्या है देखिए। केजीएमयू में मरीजों को 4 की जगह 2 रोटियां मिल रही हैं। सोचिए, अब देश में जो मरीज हैं, जो अस्पताल में भर्ती हैं, उनको अब 4 की जगह 2 रोटियां मिल रही हैं। क्यों मिल रही हैं?
जब ऊर्जा का संकट नहीं है, गैस का संकट नहीं है, कोई कमी नहीं है, तो आखिर क्यों ऐसा हो रहा है कि ये बड़ा सवाल है। और क्या वाकई लोगों ने आपदा में अवसर ढूंढना शुरू कर दिया है कि भाई ईरान इजराइल युद्ध चल रहा है, अफवाह उड़ गई है गैस की, इसीलिए लोग सड़क पर आ गए हैं? उस सवाल को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, राय जरूर दें और साथ में ये भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।